नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, कृषि, जिसके तहत अभी तक हमने हरित क्रांति तक का पोर्शन कवर कर लिया है। आज का हमारा नया टॉपिक है ग्रामीण साख, ठीक है, रूरल क्रेडिट। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो आपको कल प्रश्न दिया हुआ था 5 नंबर में, उसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। क्या होना चाहिए एक उसका आदर्श उत्तर। आपका प्रश्न था कल का कि हरित क्रांति के पश्चिमोत्तर भारत में प्रारंभ होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति पश्चिमोत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही क्यों चालू हुई, मतलब कि पंजाब हरियाणा यहाँ का जो रीजन है तमाम, यहीं क्यों चालू हुई, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट यहीं पे क्यों रहा, इस चीज़ को हमको डिस्कस करना है यहाँ पर। इसको लिखने के लिए एक इंट्रो दिया जाना चाहिए, 1 से 1.5 लाइन का। 5 नंबर का अगर प्रश्न है तो उसमें लिख सकते हैं कि 1960 के दशक में हरित क्रांति पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों, मुख्यतः पंजाब हरियाणा में प्रारंभ किया गया था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। वो कारण हमको यहाँ बताने पड़ेंगे, 5-6 कारण बता सकते हैं। जिसमें पहला कारण क्या बताया जाएगा कि औसत जोत का आकार राष्ट्रीय औसत से अधिक था। औसत जोत आकार राष्ट्रीय औसत से अधिक था। औसत जोत आकार अगर आज की तारीख में बात किया जाए तो अभी 1.15 हेक्टेयर चल रहा है प्रति किसान, और 0.1 हेक्टेयर चल रहा है प्रति व्यक्ति हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन से। तो उस समय का जो औसत जोत आकार था राष्ट्रीय औसत जोत आकार से अधिक था, मतलब किसानों के पास औसतन अधिक भूमि थी, ठीक है, कृषि कार्य के लिए। अगला जो आता है कि सिंचाई सुविधाएं वहाँ पहले से विकसित थी। हमारे वहाँ पे भाखड़ा नांगल और इंदिरा नहर जैसी सिंचाई सुविधाएं उस क्षेत्र में पहले से विकसित थी। इस कारण वहाँ पे हरित क्रांति को प्रमुखतः लागू किया गया, ठीक है। अगला आता है अनुकूल मृदा। अब वहाँ की जो मृदा थी वो कृषि कार्य के लिए ज़्यादा अनुकूल थी, ज़्यादा उपजाऊ थी, ज़्यादा उपयुक्त थी। उर्वरता उस मृदा की क्या थी, अधिक थी। इस कारण वहाँ पे उस चीज़ को, हरित क्रांति को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। अगला जो आता है कृषिगत निवेश को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। अब वहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश को निजी क्षेत्र और सरकार दोनों द्वारा क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रोत्साहन के कारण अल्टीमेटली क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। और एक कारण जो यहाँ पर बताया जा सकता है वो ये रहेगा कि इन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता अधिक थी। अगर आपको किसी भी नीति, योजना, कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए सबसे प्राइमरी चीज़ जो होती है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक स्थिरता, ठीक है। अगर वहाँ पे सरकारें लगातार बदलती जा रही हैं तो फिर यहाँ पे क्या है, इसके सफलता में क्या है, दिक्कत जाएगी। क्योंकि हर दूसरे तीसरे वर्ष अगर नई सरकार आती रहेगी तो उससे क्या है, नीतियों में परिवर्तन आता है, पॉलिसी में चेंज आता है, जिससे क्या है, सफलता दर में कमी आती है। इस प्रकार कारणों को बताते हुए कंक्लूजन दिया जाएगा कि इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण, ऊपर की जो परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां बनी, तो इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पश्चिमोत्तर भारत में ही प्रारंभ किया गया, बाद में उसे शेष भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। अब आते हैं आज के टॉपिक में। हमारा क्या है, रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख। ग्रामीण साख क्या होता है, तो इससे आशय ग्रामीण परिवारों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है, जिससे कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। मतलब ग्रामीण परिवारों को आप क्या दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, जिससे वो अपने कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्य भी कर सकें। कृषि कार्यों में कृषि कार्य पूरे शामिल हो गए, और अन्य कार्यों में क्या हो गया, अगर कोई लघु कुटीर उद्योग चलाता है, कोई हाथ ठेला वगैरह चलाता है, तो इन सब कार्यों के लिए भी क्या है, ऋण की पूंजी की आवश्यकता पड़ती, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। वही पॉइंट अगला हमारा है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो कृषि कार्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए, साख की पुनः देयता के लिए, और लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए, ठीक है। क्या क्या पॉइंट हुए हमारे, पहला हुआ उत्पादन बढ़ाना है, आपको कोई खास पॉइंट नहीं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा इसमें। दूसरा आधुनिकीकरण, कृषि का यंत्रीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है, नए यंत्र खरीदने हैं, आपको ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, ये सब। तीसरा आता है साख की पुनः देयता। अगर आपने पुराना ऋण लिया हुआ था उसको नहीं लौटा पा रहे हैं तो उसको लौटाने के लिए भी नया ऋण लिया जाता है, ठीक है। और चौथा कि लघु कुटीर उद्योग, हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, उनकी स्थापना के लिए या उनके विकास के लिए, ठीक है। अब आते हैं ग्रामीण साख के प्रकारों में। ग्रामीण साख के प्रकार हम 2 आधार पर देखेंगे। पहला प्रकार आता है अवधि के आधार पर, दूसरा प्रकार आता है उद्देश्य के आधार पर। अवधि के आधार पर इसको टाइम पीरियड के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, अल्पावधि वाले, मध्यावधि वाले, दीर्घावधि वाले। अल्पावधि वाले कौन कौन से होते हैं, जो ऐसे ऋण जो 15 माह या उससे कम समय के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ऋण जो 15 माह या उससे कम समय के लिए दिए जाते हैं अल्पावधि ऋण कहलाते हैं। ये क्या होते हैं,
सामान्य तौर पर सीजन के पहले, जैसे रबी का सीजन आता है, खरीफ का सीजन आता है, जायद का सीजन आता है, इसके जस्ट पहले लिए जाते हैं ताकि उर्वरक, बीज, इन सब चीज़ों की क्या की जा सके, खरीदी की जा सके और फसल उगाई जा सके। ठीक है। दूसरे आते हैं मध्यावधि वाले। मध्यावधि जो 15 से 5 वर्ष के लिए ले जाते हैं। 15 वर्ष से 5 वर्ष के लिए कौन से ले जाएंगे? अगर आपको कोई कृषि यंत्रीकरण करना है, कृषि का आधुनिकीकरण करना है, इन सब चीज़ों के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं आप, तो आपको मध्यावधि लोन लेना पड़ेगा 5 वर्ष तक का, है ना। और तीसरा आता है दीर्घावधि, जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए लेंगे लोन। जैसे अगर आपको भूमि सुधार करना है, नई भूमि खरीदनी है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको पैसा, धन चाहिए है, तो आपको दीर्घावधि लोन के तहत वो पैसा मिलेगा। ठीक है, दीर्घावधि लोन के तहत वो राशि मिलेगी आपको। दूसरे आते हैं उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण क्या होते हैं कि अगर आप कृषि कार्य के लिए या फिर किसी अन्य ऐसे कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं जहां पे आप निवेश करेंगे और उससे अल्टीमेटली कुछ उत्पादन होगा, उस उत्पादन से आपको कुछ लाभ होगा, है ना। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए आप लोन लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उत्पादक ऋण बोला जाता है। कृषि या अन्य संबद्ध क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अगर आप ऋण ले रहे हैं, उससे उत्पादन होगा, लाभ होगा, पूंजी निर्माण होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्पादक ऋण बोलेंगे। अनुत्पादक ऋण क्या होते हैं? तो ऐसा ऋण जब आप व्यक्तिगत कार्य के लिए, व्यक्तिगत या किसी पारिवारिक कार्य के लिए जब आप ऋण लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अनुत्पादक ऋण बोला जाता है। जैसे आप क्या है उसके लिए सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ले रहे हैं, मृत्यु भोज के लिए ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए जब ऋण लिया जाता है, दहेज के लिए ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ऋण को क्या बोला जाता है? अनुत्पादक ऋण बोला जाता है। इसको आप कहीं निवेशित नहीं कर रहे होते हैं, या आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा, ठीक है, लाभ के रूप में। अब आते हैं ग्रामीण साख की समस्याएं क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ग्रामीण साख की समस्या में पहली समस्या आती है अपर्याप्त उपलब्धता। अपर्याप्त उपलब्धता में 2 समस्याएं आती हैं, असमान वितरण और असंगठित क्षेत्र की विद्यमानता। असमान वितरण मतलब बड़े कृषकों के मध्य अधिक वितरित किया जाता है, लघु और सीमांत कृषकों को क्या किया जाता है? मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, सीमांतीकरण कर दिया जाता है उनका, पहली समस्या। दूसरी समस्या असंगठित क्षेत्र। कुल ऋण के जो भी जितना भी वितरित होता है उसमें 40% की भागीदारी किसकी होती है? असंगठित क्षेत्र की, साहूकार, महाजन, सेठ लोग। ये करते क्या है एग्जैक्टली? इनका जो ब्याज दर होता है उच्च होता है, 15 से 20%, 25% की ब्याज दर होती है, वो ऋण जाल में फंसा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अपर्याप्त उपलब्धता होती है। दूसरा आता है ब्याज की अत्यंत ऊंची दरें, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 15 से 20%, 25% की ब्याज की दरें होती हैं। तीसरा है वसूली की समस्या। वसूली की समस्या में क्या दिक्कत जाती है? खास करके संस्थागत क्षेत्र में एनपीए और ऋण माफी की समस्या। पहली बात तो अगर किसान वापस नहीं किया तो एनपीए बन जाएगा, अगर वो एनपीए बना तो वैसे ही बट्टे खाते में जाएगा। दूसरी समस्या क्या है कि अगर ऋण माफी कर दी गई तो भी वो बट्टे खाते में डालना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाता है? सरकार या बैंक को नुकसान होता है। फिर आता है छोटे कृषकों का सीमांतीकरण, जो हमने पॉइंट ऊपर डिस्कस किया कि जो टोटल ऋण वितरित हो रहा है उसमें जो छोटे, लघु और सीमांत कृषक उनकी भागीदारी निम्न होती है, इस कारण उनका क्या हो जाता है? सीमांतीकरण हो जाता है। अगला है अनुत्पादक कार्यों में अत्यधिक प्रयोग। वही हमारा जो सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम है, दहेज है, मृत्यु भोज है, इन सब चीज़ों के लिए क्या है? ऋण का अत्यधिक प्रयोग कर लिया जाता है। ऋण लिया जाता है उत्पादक कार्य के लिए, पर उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अनुत्पादक कार्य में। इस कारण क्या है? ये सब दिक्कतें खड़ी होती हैं। अगला जो आ जाता है वो है आखिरी समस्या, वो है लाल फीताशाही की समस्या। मतलब कि बैंकिंग क्षेत्र में जो लाल फीताशाही विद्यमान है, जो रेड टेपिज्म विद्यमान है, उसके कारण क्या है? जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण ऋण पास नहीं होता है, लोन पास नहीं होता, ठीक है। तो ये सब क्या है? ग्रामीण साख की समस्याएं हैं। अब आते हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता में। ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार एक औसत भारतीय कृषक परिवार जो होता है उसकी जो आय वार्षिक आय होती है लगभग 77,000 रुपये होती है, पर उसी वर्ष उसी व्यक्ति पे कितने होता है? 47,000 रुपये का लगभग क्या होता है? ऋण होता है। मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसकी जो वार्षिक आय कितनी हुई? मात्र 30,000 रुपये हो गई, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे, उसको 47,000 रुपये तो लौटाने पड़ेंगे ऋण के रूप में जो उसने लिए हुए हैं। तो अल्टीमेटली उसकी जो वार्षिक आय निकल के आती 30,000 रुपये आती। 30,000 रुपये में परिवार का पालन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ये समस्या है। अब इसके कारण क्या निकल के आते हैं? निर्धनता। निर्धनता कैसे कारण बनती है? अब आप जो कि पहले से ही अगर आप निर्धन हैं, गरीब हैं, तो आपके पास पूंजी रहेगी नहीं, तो आप अपने कृषि कार्यों में उस चीज़ का निवेश नहीं कर पाएंगे। कृषि कार्यों में पूंजी निवेश नहीं कर पाएंगे तो उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली आप क्या है? उस साइकिल में फंसे रहेंगे, निर्धन आप बने ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है पैतृक ऋण। पैतृक ऋण क्या है? आपके पुरानी पहले की पीढ़ियों ने, आपके बाप दादा ने क्या है? ऋण लिया हुआ था किसी साहूकार, महाजन से या बैंकों से। आपको क्या है? अब
उनका निधन हो गया तो आप जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी उसको क्या है पे बैक करने की, ठीक है। तो ये पैतृक ऋण एक समस्या बनते हैं ऋणग्रस्तता के। दूसरा होता है भूमि का उपविभाजन और विखंडन। अब इस पॉइंट को ऐसे समझिए कि क्या है, एक परिवार है, एक परिवार में 3 लोग रहते हैं टोटल, उनके पास क्या है 9 एकड़ भूमि थी। अब उनका क्या होगा, परिवार का विभाजन हो गया। अब सब तीनों लोगों के पास क्या आ गई, मात्र 3-3 एकड़ भूमि आई, ठीक है। पहले जो क्या है 9 एकड़ में सभी लोग एक साथ उत्पादन कर रहे थे, लागत कम बैठती थी, उत्पादकता अधिक आती थी, उत्पादन अधिक होता था। अब क्या हुआ, भूमि का विखंडन होने से उत्पादन भी कम हुआ और लागत भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, नुकसान होता है। अब क्या है, ऋण तीनों को अलग अलग लेना पड़ेगा, तो ये समस्या जाती है। चौथा है मानसून की अनिश्चितता। अब समझो कि किसी किसान ने क्या लिया है, ऋण लिया हुआ है खरीफ के सीजन में या फिर रबी के सीजन में, जब भी, ठीक है। अब क्या हुआ, उस ऋण को फसल आने के बाद वापस करेगा, ठीक है। जब फसल आएगी, बिक्री होगी, वापस करेगा। पर समझो खरीफ के सीजन में बारिश बहुत बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, फसल उसकी डूब क्षेत्र में आ गई, पूरी फसल का नुकसान हो गया। या रबी के सीजन में क्या हुआ, सूखा पड़ गया, पानी मिला ही नहीं उसको सिंचाई के लिए, क्या हुआ, इससे उसकी फसल का नुकसान हुआ। तो अब उसने जो पुराना ऋण लिया हुआ था उस ऋण को वापस नहीं कर पाएगा वो। ये क्यों हुआ, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता है। हम पहले भी डिस्कस किया हुआ कि हमारे यहाँ पे जो सिंचित भूमि है मात्र 52% है, 48% क्या है क्षेत्र हमारे कृषि जोत असिंचित है। तो ये जो 48% वाले लोग क्या है पूरा मानसून पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है फिजूल खर्च। हमने इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस किया हो कि ऋणग्रस्तता का कारण क्या है, एक फिजूल खर्ची। आप उत्पादक कार्यों में तो ऋण लेते हैं पर उनको खर्च कहाँ करते हैं, अनुत्पादक कार्यों में खर्च कर दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, अभी क्या एक समस्या बड़ी होती जाएगी जिसमें क्या है, एक मुद्रा ऋण है, मुद्रा लोन, ठीक है। 3 स्तरों पर दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण में दिया जाता है। शिशु के तहत जो ऋण दिया जाता है वो 50,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है। अब होता क्या है, सबसे ज़्यादा ऋण यही बांटा जा रहा है, शिशु कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बांटा गया, ठीक है। 15-16 से लगभग ये योजना चालू हुई थी, सबसे ज़्यादा ऋण इसी कैटेगरी में बांटा गया। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है सामने, अभी क्या सरकारें बोलेंगे नहीं, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो 50,000 वाला ऋण लिया गया तो उसमें से आप कोई व्यापार, जो ऋण लेने वाले रहते हो कोई व्यापार धंधा करते नहीं, किसी चीज़ में निवेश करते नहीं, वो करते क्या है, मोबाइल खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। तो ये क्या है, सब अनुत्पादक कार्य हो जाते हैं। इससे क्या है, कुछ निवेशित नहीं हो रहा, कुछ उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है, वही है कि फिजूल खर्च में खर्च किया जा रहा है, अनुत्पादक कार्यों में लोन को खर्च किया जा रहा है। अगला है ऋण जाल में फंसना। अब क्या होता है, जो सेठ साहूकार महाजन लोग रहते हैं ये ऋण जाल में फंसाते हैं। कैसे ऋण जाल में फंसाते हैं, तो आपको 15 से 20% के लिए क्या देंगे, ऋण देंगे, और हर कार्य के लिए ऋण देंगे, ठीक है। उत्पादक अनुत्पादक सभी तरह के कार्यों के लिए ऋण देंगे। अनुत्पादक कार्यों के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे आपको ऋण लेने के लिए, ठीक है। आप ऋण वापस नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ऋण जाल में फंसाना चालू करेंगे। कैसे कि आपको क्या बोलेंगे, आपको फसल इन्हीं के पास बेचने के लिए क्या किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा, फसल के दाम कम देंगे, ठीक है, ऋण की ब्याज उच्च लगाएंगे। इस तरीके से वो आपको एक जाल में फंसाएंगे, उस जाल से आप निकल नहीं पाएंगे। अगला आता है मुकदमेबाजी की समस्या। मुकदमेबाजी की समस्या में क्या जाता है, पारिवारिक जमीन विवाद आदमी क्या होता है, उसके लिए आपको ऋण लेना पड़ता है और उस विवाद में आप फंसते हैं और ऋणग्रस्तता का कारण बनता जाता है। तो ये क्या थे, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण थे, ठीक है, रूरल इंडेप्टनेस के कारण थे। अगला आता है उपाय या सुझाव क्या है। तो इसमें पहला अगला आता है कि पुराने ऋण उपाय या सुझाव, पहला है कि पुराने ऋणों को बट्टे खाते में डालना, जो सरकार द्वारा किया जाता है ऋण माफ़ी के टाइम पे, ठीक है। कृषक ऋण माफ़ी जो वगैरह जो होती है उसमें क्या है, पैसा कहीं ख़त्म नहीं किया जाता है, सरकार उसको क्या करती है, बट्टे खाते में डाल देती है, मतलब कि जो लॉस अकाउंट रहता है उसमें डाल दिया जाता है उसको, ठीक है। दूसरा आता है गैर संस्थागत ऋण हेतु लाइसेंसिंग व्यवस्था करना। अब आपको पता है कि 40% भागीदारी किसकी है, गैर संस्थागत क्षेत्र की है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था करना चाहिए, ताकि उनका क्या है, लगान का नियमन किया जा सके। लगान का एक अपर कैप क्या है, फिक्स किया जा सके, आप 15% से 10% से ज़्यादा लगान वसूल नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा आता है संस्थागत ऋण को बढ़ावा देना, वही सरकारी मशीनरी जो है, बैंकिंग प्रणाली जो है उसकी भागीदारी में निरंतर वृद्धि करना। चौथा है अनुत्पादक कार्य है तो ऋण को क्या करना, हतोत्साहित करना। हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि जो सेठ साहूकार महाजन लोग होते हैं वो तो क्या है, अनुत्पादक कार्यों के ऋण को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरा जो किसान वर्ग रहता है वो भी क्या है, अनुत्पादक कार्यों में क्या है, ऋण को खर्च करता है। तो इस चीज़ को क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इनके माध्यम से क्या है, ऋण का क्या किया जा सकता है, नियमन किया जा सकता है, ऋण की प्रणाली को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, ठीक है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से और सहकारी समितियों के माध्यम से। तो ये थी आज की क्लास। अब आपके लिए कल का प्रश्न रहेगा, उसमें है कि हरित क्रांति को
द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ किए जाने के कारणों का उल्लेख कीजिए। द्वितीय हरित क्रांति क्यों चालू की गई थी, इसके कारणों का उल्लेख करना है। द्वितीय हरित क्रांति क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उसके पहले दो पॉइंट प्री की क्लास आपके लिए चल रही है, इसी ऐप में इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग की भी 75 डे का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी, उसके लेक्चर भी आपको प्रतिदिन यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।